हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। एडवांस जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में आप एक नया फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई। देखिए, जब भी हम अपनी वेबसाइट को ब्राउजर में ओपन करते हैं तो ब्राउजर का जो ये वाला पार्ट होता है जिसके अंदर हमारी मेन वेबसाइट दिखती है, इसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट एरिया। वेबसाइट इसमें लेंथी भी हो सकती है, जिसमें हमारे पास स्क्रॉल बार आता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास और भी लेंथी वेबसाइट है और इस लेंथी वेबसाइट में हमारे पास मान लीजिए कोई एक डिव है। जैसे आपको यहाँ पर एक रेड कलर का डिव दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर जैसे से स्क्रॉल कर रहा है तो ये डिव भी ऊपर आता जाएगा, और जैसे ही ये कभी भी व्यू पोर्ट एरिया के अंदर कभी भी आता है तो मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ। सिर्फ तभी करना चाहता हूँ जब ये इस व्यू पोर्ट एरिया के अंदर ये डिव नजर आए। उससे पहले इसको बिल्कुल भी एनिमेट नहीं करना, या फिर इसकी सीएसएस चेंज करनी है, इसका कलर चेंज करना है या कुछ और करना है। जो भी करना है सब कुछ इस व्यू पोर्ट एरिया के अंदर करना है। तो ये हम पता कैसे लगाएंगे? हमें ये पता कैसे लगेगा कि ये डिव व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आ गया? तो इसी काम को करने के लिए हमारे पास एक नई फीचर आया है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई। ये बेसिकली करती क्या है? इसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर वो एलिमेंट कभी भी व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आता है, बेशक ऊपर से आए या फिर नीचे से आए, ये एपीआई उसी समय ट्रिगर हो जाती है एक इवेंट की तरह, और इसके अंदर हमने जो भी काम बोला होता है वो करने लगता है। तो जो ये नया फीचर आया है इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई, इसका हम यूज रियल लाइफ में हम कैसे कैसे कर सकते हैं वेबसाइट में, आइए उसको समझते हैं। देखिए, इसमें पहला एग्जांपल है लेजी लोडिंग का। मान लेते हैं हमारी वेबसाइट में बहुत सारी इमेजेस हैं, 20 इमेजेस हैं, 30 इमेजेस हैं। तो अगर हम इस एपीआई को यूज नहीं करते तो होता क्या है? बेसिकली जैसे ही हमारी वेबसाइट को पहला पेज ओपन होता है जिसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, वो सारी इमेजेस एक साथ लोड होना शुरू कर देती हैं। मगर हम चाहते हैं कि वो एक साथ लोड मत हो। जैसे हम स्क्रॉल करें, जिस जिस इमेज की बारी आ रही है वो बिल्कुल उसी टाइम पे ही लोड हो, ताकि सर्वर पे एकदम से लोड ना बढ़े और हमारी वेबसाइट की स्पीड भी बिल्कुल फास्ट रहेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम सारी इमेजेस लोड नहीं होंगी। तो ये काम हम इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई से कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे स्क्रॉल बेस्ड एनिमेशन। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी एलिमेंट है, जैसे ये हमारे पास रेड बॉक्स है, ये जैसे व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आए सिर्फ तभी एनिमेट हो, तो ऐसा कुछ करने के लिए भी हम इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई का यूज कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल है यहाँ पर इनफिनिट स्क्रॉलिंग का। मान लेते हैं कि हमारे पास डाटाबेस से बहुत सारा डाटा हम लेकर आ रहे हैं। जैसे हमारी न्यूज की वेबसाइट है, उसमें हजारों न्यूज हैं, तो सारी न्यूज एक बारी में लोड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि यूजर जैसे जैसे स्क्रॉल करे बिल्कुल उसी टाइम पे ही 2-3 न्यूज एक साथ लोड हो। तो ऐसा करने के लिए भी हम इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई का यूज कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है? सर्वर पे एकदम से लोड नहीं पड़ता कि 100 न्यूज एक साथ देनी है, वो सिर्फ उतनी ही न्यूज देगा जितनी व्यू पोर्ट एरिया में दिख सकती हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर एड रेवेन्यू कैलकुलेशन का। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी कंपनी की यहाँ पर एड लगाई है अपनी वेबसाइट पे, और आपको उसका व्यू का पैसा मिलना है कि कितने व्यूज हुए। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ये रेड बॉक्स की जगह हमारे पास यहाँ पर एड आ रही है, जैसे ही हम इसे स्क्रॉल करते करते एड हमारे पास यहाँ पर व्यू पोर्ट एरिया में आएगी, तो यहाँ पर हम व्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। तो जितनी बार एड नजर आएगी स्क्रॉल करते हुए, ऊपर जाते हुए चाहे नीचे जाते हुए, उतनी बार हमारे पास यहाँ पर एड का रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। तो इस तरह भी हम इस इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई का यूज कर सकते हैं। अब इसके यूज के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये सब हमने देख लिया, अब इसको काम करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स आते हैं। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट में इससे रिलेटेड कई मेथड्स आए हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर मेथड है। इसके अंदर 2 पैरामीटर आते हैं, कॉलबैक फंक्शन और ऑप्शंस। कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम बताते हैं कि बेसिकली करना क्या है। जैसे हमने इस डिव को टारगेट कर लिया, तो जब ये व्यू पोर्ट एरिया के अंदर नजर आएगा तो करना क्या है वो हम इसके अंदर बताते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ ऑप्शंस, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। एक है यहाँ पर ऑब्जर्व नाम से मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। देखिए, जब भी आपने किसी एलिमेंट को ऑब्जर्व करना होता है तो हम इसी का यूज करते हैं। इसके अंदर हम अपना एलिमेंट पास कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं रेड वाला बॉक्स है, इसका जो भी आईडी वगैरह होगा उसके साथ हम इसे यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। तो जब कभी भी ये बॉक्स व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आएगा तो ऑब्जर्व मेथड क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली ऊपर न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को कॉल कर लेता है, और इसके अंदर जो भी कॉल बैक के अंदर हमने काम किया होगा वो ऑटोमेटिकली चलने लगता है। तो ये दोनों लाइंस, जो पहली लाइंस है, ये दोनों एक साथ ही काम करती हैं। इसके बाद एक मेथड है अनऑब्जर्व। इसका मतलब क्या होता है? कभी भी आपने किसी भी एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन हटानी है, मान लेते आपने पहले लगा रखी थी, अब उसको हटाना है। अब नहीं चाहते आप जब भी वो व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आए तो आपने कुछ काम करना है, तब आप इसे हटा भी सकते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर वही टारगेट एलिमेंट डाल देंगे जिसको हमने यहाँ पर अनऑब्जर्व करना है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक लास्ट मेथड है जिसका नाम है डिस्कनेक्ट। ये भी अनऑब्जर्व की तरह ही काम करता है।
मगर अनऑब्जर्व सिर्फ एक ही एलिमेंट को टारगेट कर सकता है। मगर डिस्कनेक्ट क्या करता है, ये एक तरह के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो 10 एलिमेंट हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, उन सबको एक साथ अनऑब्जर्व कर देता है। मतलब कि उनसे ऑब्जर्वेशन एक साथ हटा देता है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं इन चारों मेथड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल ओपन करके रखी है, HTML की फाइल। यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रेड कलर का बॉक्स बना रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये बॉक्स मेरे को नजर आए तो मुझे पता लग जाए ये व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आ चुका है। तो ऐसा करने के लिए मैं सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई का ही यूज करने वाला हूं। तो चलते हैं इसके लिए एडिटर में। तो देखिए मैंने यहाँ पर एडिटर ओपन कर लिया, अपना VS कोड, और सेम फाइल ओपन की है इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर API 1.html। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग आ रही है और इसके नीचे एक बॉक्स नाम का एक डिव लिया जिसपे क्लास लगी है बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बेसिक सी स्टाइलिंग कर रखी है और जो ऊपर हेडिंग है उसको मार्जिन बॉटम काफी ज्यादा दिया हुआ है ताकि इन दोनों के बीच में गैप आ जाए और साथ में पेज के अंदर स्क्रॉल बार भी आ जाए। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर आकर जो मेरी ये क्लास है इसको टारगेट करने वाला हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ बॉक्स और इसके अंदर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर आके मैं लिखूंगा डॉट बॉक्स। क्योंकि मेरी क्लास है इसलिए मैंने डॉट लगा दिया। अब क्वेरी सिलेक्टर लिखा है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं लिखा। ऑल का मतलब होता है जितनी बार ये क्लास आ रही है बॉक्स सबको टारगेट करना है। अब सिंपल क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ पहले वाले बॉक्स को ही टारगेट करेगा। तो यहां पर मैंने इसे टारगेट कर लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास मेथड आता है न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, हम उसका यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं ऑब्जर्वर नाम से। यहां पर ओ स्मॉल ले लेता हूं और इसके अंदर लिखता हूं न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। यहां पर आपको ध्यान देना है आई और ओ कैपिटल लेटर में लिखने हैं आपको। इसके बाद आती है राउंड बेसिस। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले आता है यहां पर कॉल बैक फंक्शन और उसके बाद कोमा लगा के आती है ऑप्शंस। अभी हम ऑप्शंस का यूज नहीं करेंगे, अभी सिंपल हम यहां पर एक फंक्शन बना लेते हैं। आप यहां पर कोई एक्सटर्नल फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं मगर यहां पर मैं इनलाइन फंक्शन ही बना रहा हूं, एक एरो फंक्शन। ये देखिए ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हमारे पास एक पैरामीटर आता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रीज। आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं मगर इसको हम बोलते हैं एंट्रीज हैं, तभी मैंने इसका नाम भी एंट्रीज ही रख दिया। एंट्रीज से मेरा मतलब है जब भी हमारे व्यू पोर्ट में एंटर होएगा कुछ तो उसी को हम एंट्रीज बोल सकते हैं। वो एक एंट्री भी हो सकती है, मल्टीपल एंट्रीज भी हो सकती हैं। तो एंट्रीज में मिलता क्या हमारे को, पहले मैं आपको यही प्रिंट करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा एंट्रीज। ये देखिए अभी मैंने कोई और काम नहीं किया मगर ये कोड अपने आप नहीं चलता क्योंकि अभी तक मैंने इसे ये नहीं बताया कि किस HTML के एलिमेंट को ऑब्जर्व में लाना है। तो मैं इस बॉक्स को टारगेट करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने नेक्स्ट लाइन में इससे बाहर निकल के अपना ये वेरिएबल यूज करूंगा जिसका नाम है ऑब्जर्वर। ये देखिए क्योंकि इसी के अंदर मैंने अपना न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर बनाया और इसको कहता हूं कि अब ऑब्जर्व करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मेथड है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मेथड क्या करता है, ये किसी भी HTML के एलिमेंट को ऑब्जर्व करता है। ये चेक करता रहता है कब वो व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आया या कब गया। तो यहां पर हमारा जो एलिमेंट है उसका नाम है ये, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया था जिसका नाम है बॉक्स। ये देखिए अब ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है बॉक्स को। जैसी पेज ओपन होगा ये हमेशा उसे चेक करता रहेगा। जैसे ही बॉक्स व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली ये कोड हमारा चल पड़ेगा। इसके अंदर एंट्री जाएगी, एंट्रीज किसकी जाएगी, बॉक्स की, और बॉक्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ पर एंट्रीज के अंदर मिल जाएगी। तो ये सब मैं आपको अभी ब्राउजर में चेक कराता हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया और एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर इंस्पेक्ट करके कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, एक बार क्लियर कर दूं, दोबारा से रिफ्रेश करता हूं, क्लियर। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है क्योंकि हमारा रेड बॉक्स अभी तक व्यू पोर्ट एरिया के अंदर नहीं है। व्यू पोर्ट एरिया मतलब जो ये व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है ब्राउजर का, इसी को हम कहते हैं व्यू पोर्ट एरिया। अब देखिए जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा तो कभी ना कभी यहां पर देखिए रेड बॉक्स नजर आया। बिल्कुल जैसे ही अंदर आया, एंटर हुआ, बिल्कुल उसी टाइम पे हमारा ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की एंट्रीज का प्रिंट आ गया। तो इसके अंदर देखिए हमारे को क्या क्या मिलता है। तो देखिए इसके अंदर हमारे को सबसे पहले एरे मिलता है। इसने लिखा 0, 0 पे जो भी इसे ऑब्जेक्ट मिला होगा मतलब कि एलिमेंट, उसकी इंफॉर्मेशन सब इसके अंदर मिलेगी हमारे को। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मिल रहा है बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट।
जिसके अंदर हमारे को उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाइट, विड्थ सब कुछ मिलता है। देखिए हाइट और विड्थ 100 पिक्सल थी, वही यहाँ पर एग्जैक्ट आ रही है। ये टॉप से कितनी दूरी पे है, लेफ्ट से कितनी दूरी पे है, सब कुछ हमारे को यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ में कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है, जैसे इस इंटरसेक्टिंग नाम की एक प्रॉपर्टी मिलती है। इसकी वैल्यू अभी ट्रू दिखा रहा है क्योंकि अभी ये हमारे व्यू पोर्ट एरिया के अंदर नजर आ रही है। जैसे ये हट जाएगी तब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी फॉल्स, तो इसका भी अभी हम यूज करेंगे। इसी तरह और भी कहीं वैल्यूज आ रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ टारगेट मिल रहा है जिसके अंदर इसने बॉक्स को टारगेट कर लिया, डीप डॉट बॉक्स। तो इसके अंदर भी हम जाकर काफी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे को यहाँ पर मिलती हैं, तो अभी हम इसी का यूज करेंगे। अब देखिए ये एरे है। अब एरे के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंट्रीज के अंदर मतलब कि हमारे को एक एरे मिल रहा है। अब एरे के लिए मालूम है आप हम लूप चलाते हैं। अब लूप आप फॉर ऑफ का भी लूप चला सकते हो या फॉर ईच का भी लूप चला सकते हो। तो मैं यहाँ पर फॉर ईच का लूप चलाऊंगा। तो मैं कहता हूँ एंट्रीज के लिए मैं एक फॉर ईच का लूप चला रहा हूँ, मतलब कि इसकी हर वैल्यू के लिए। बेशक इसके अंदर एक वैल्यू है, चाहे 100 वैल्यू है, चाहे 1000 वैल्यू है, इसके अंदर आकर मैं लिखता हूँ एंट्री। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने अलग से बना लिया एंट्री। तो देखिए इसको जितनी बार भी बॉक्स मिलेगा, बेसिकली हमने इसे कहा पहला वाला बॉक्स, मगर पहले वाले बॉक्स भी इसने एरे के अंदर डाल के दिया 0 इंडेक्स पे, तो तब भी हम इसके लिए इस तरह से ही लूप चलाएंगे। तो इसके अंदर ये मैंने एरो फंक्शन बना लिया और इसके अंदर जब इसे पहला एलिमेंट मिलेगा तो इसके अंदर पास कर देगा एंट्री के अंदर। तो एंट्री के अंदर हमारे को क्या मिल रहा है, अब मैं इसको आपको चेक कराता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा कि एंट्री के अंदर हमारे को क्या मिला वो दिखाओ। तो देखिए मैं यहां पर आया, इसको क्लियर करता हूं, एक बार क्लियर कर दूं। अब देखिए मैं जैसे इसे स्क्रॉल करूंगा, जैसे ही रेड बॉक्स नजर आया तो देखिए एंट्री के अंदर इसे ये मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये सब चीजें प्रॉपर्टीज हमारे को मिल रही हैं। अब इसके अंदर हमारे को एक प्रॉपर्टी मिल रही है इज इंटरसेक्टिंग। अब देखिए जैसे मैं इसको हाइड कर दूंगा रेड बॉक्स को, तब ये दोबारा से ट्रिगर हो जाएगा। मतलब कि जैसी बॉक्स व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आएगा तब भी ये एंट्रीज मिलेंगी और जब हाइड हो जाएगा तब भी एंट्री मिलेंगी। मगर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहली बार इसकी वैल्यू आ रही थी ट्रू जब वो दिखने लग गया था, और अब यहां पर वैल्यू आई है फॉल्स। इसका मतलब अब वो दिख नहीं रहा। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि आपका टारगेट एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मतलब कि विजिबल है कि नहीं। विजिबल कहां पे, व्यू पोर्ट एरिया में। तो इसी का यूज करके मैं आगे का कोड करूंगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं इफ एंट्री डॉट इज इंटरसेक्टिंग। तो मैंने भी आपको दिखाया इसकी दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तब ये इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा यहां पर। और यहां पर मैं कंसोल में जस्ट आपको प्रिंट करके दिखाता हूं बॉक्स विजिबल, ये मैंने एक मैसेज दिखा दिया। तो होगा क्या, जैसे ही हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो ऑब्जर्व क्या करेगा, इस बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहा है। जब कभी भी ये नजर आएगा बॉक्स विजिबल होगा व्यू पोर्ट एरिया में, तब ये कोड चल जाएगा। और इसके अंदर ये हमने लूप चला लिया क्योंकि हमारे को एंट्रीज के अंदर एरे मिल रहा था। मैंने आपको सबसे पहले यही कंसोल में चेक करा है, और एरेस के लिए हम लूप चलाते हैं। और इसके अंदर हमने चेक किया कि जो भी एंट्री है अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तब आप मैसेज प्रिंट कर दो विजिबल। तो देखिए मैं यहां पर आया, इसको क्लियर करता हूं। अब देखिए ऊपर ये हेडिंग आ रही है, मैं स्क्रॉल करता हुआ जब नीचे जाऊंगा तो देखिए यहां पर मैसेज आ गया बॉक्स विजिबल, क्योंकि अब हमारा बॉक्स आप नीचे देख सकते हैं वो विजिबल हो गया। और जैसे ही मैं ऊपर जाता हूं फिर दोबारा नीचे आता हूं तो देखिए अब यहां पर आ गया 2, क्योंकि अब दूसरी बार ये बॉक्स विजिबल हुआ। तो जब जब हमारा ये बॉक्स विजिबल होगा व्यू पोर्ट एरिया के अंदर तब तब ये कोड अपने आप चल जाएगा। और कोड के अंदर जस्ट मैंने एक मैसेज प्रिंट किया बॉक्स विजिबल। तो देखिए अब यहां पर 3 आ गया। तो यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमारा ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर काम करता है। अब इसको यूज करके मैं अपना सेकंड एग्जांपल पे आता हूं। ये देखिए अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारी एचटीएमएल है, यहां पर एक हेडिंग आ रही है जिसके अंदर लिखा हो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एनिमेटेड कार्ड्स, और इसके अंदर 3 कार्ड्स आ रहे हैं जिसपे क्लास लगी है कार्ड 1, 2, 3। अब ये नॉर्मल वैसे ही कार्ड है जैसे अभी मैंने आपको बॉक्स दिखाया था, बिल्कुल वैसे रेड कलर का एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को जस्ट मैं एनिमेट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जैसे जैसे एक एक बॉक्स व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आए तो वो एनिमेट हो। तो तीनों जो बॉक्स हैं उनके बीच में भी अच्छा खासा गैप है, जैसे आप यहां पर देख भी पा रहे हैं। यहां पर ऊपर से भी गैप दिया हुआ और नीचे से भी गैप आ रहा है, हर बॉक्स के नीचे ऊपर से। तो यहां पर अभी इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए भी मेरे को क्या करना है, सबसे पहले यहां पर स्क्रिप्ट टैग लेता हूं मैं। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हमारा टारगेट रहेगा ये क्लास, इसी को टारगेट करना है जैसे कि हमने पहले वाले पेज में किया। तो सेम कोड मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम बच जाए यहां पर, और यहां पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या कहूंगा, यहां पर लिखता हूं कार्ड्स, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं और कार्ड्स में टारगेट किसको करना है, इस क्लास को जिसका नाम है कार्ड।
तो यहां पर मैंने लिख दिया कार्ड। अब ये बहुत सारे हैं तो यहां पर मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करूंगा। सभी कार्ड्स को टारगेट करना है, ना कि पहले वाले को। तो ऑल सभी को टारगेट कर लेगा। अब ये सभी कार्ड्स इस वेरिएबल के अंदर आ चुके हैं एक एरे बनकर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना यही ऑब्जर्वर नाम से एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने लिखा न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, और इसके अंदर ये फंक्शन कॉल कर लिया। और इसके अंदर आकर यहां पर मैंने दोबारा से ये लूप चलाया, जैसे आप देख रहे हैं एंट्रीज का फॉर ईच लूप। और इसके अंदर ये 3 कार्ड्स आ जाएंगे, पहला वाला कार्ड, दूसरा वाला कार्ड और कार्ड 3। तो सबके लिए एंट्रीज के लिए लूप चलेगा। और जब जब ये कार्ड, जैसे पहले वाला कार्ड जब एंटर होगा, तब मुझे क्या करना है, वहां पर उस कार्ड पे, पहले वाले कार्ड पर एक क्लास लगा देनी है शो। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं और यहां पर लिखता हूं जो भी मेरी एंट्री है। मैंने आपको दिखाया था कि एंट्रीज के अंदर हमारे को एक चीज मिल रही थी जिसका नाम था टारगेट। तो वही टारगेट है। टारगेट का मतलब यही वाला पहला पूरा एलिमेंट, इसको मैंने टारगेट कर लिया और इसके अंदर मैं क्लास लगाने वाला हूं। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड आता है क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट के अंदर सब मेथड होता है ऐड, कोई नई क्लास को ऐड करने के लिए। तो हमारी नई क्लास का नाम क्या है, शो। तो ये अभी मैं बनाऊंगा। और इसके बाद अगर ये हमारे पास यहां पर इंटरसेक्शन की मैंने आपको वैल्यू दिखाई थी, इस इंटरसेक्टिंग की ट्रू या फॉल्स आती है, अगर वो दिख रहा होगा, विजिबल होगा, तो ये क्लास लग जाएगी। अगर इसकी वैल्यू कभी फॉल्स आती है, मतलब ये पेज से हट जाता है, तब मैं यहां पर ये क्लास भी रिमूव करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूं और यहां पर रिमूव करने के लिए हमारे पास क्लास आती है रिमूव। तो ये रिमूव कर देगा शो नाम की क्लास को। और नीचे मुझे क्या करना है, अब देखिए यहां पर एक बॉक्स नहीं है, यहां पर 3-4 कार्ड्स हैं। यहां पर अभी 3 ही है, हो सकता है 30 कार्ड्स हो, 300 कार्ड्स हो, 1000 कार्ड्स हो। तो सब पे मेरे को ऑब्जर्वेशन लगानी है, मतलब कि सबको एक एक डिव को अलग अलग को ऑब्जर्व करे। तो यहां पर मैं सिंपल इस तरह से नहीं लिख सकता कार्ड। बेसिकली कार्ड नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है, कार्ड्स है यहां पर। तो कार्ड्स के लिए हम जैसे फॉर ईच का लूप चलाएंगे, क्योंकि कार्ड्स एक एरे है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कार्ड्स डॉट फॉर ईच। और इसके अंदर आकर मैंने एक फंक्शन बनाया, ये देखिए। और यहां पर मैं ले लेता हूं एक वेरिएबल कार्ड। तो जितने भी कार्ड्स मिलेंगे, यहां पर एस लगाना था क्योंकि यही एक एरे है, आप ऊपर देख सकते हैं। तो ये 3 कार्ड्स आ रहे हैं, तो 3 बार ये एरे चलेगा, मतलब कि ये लूप चलेगा और बारी बारी कार्ड के अंदर एलिमेंट पास करता रहेगा। अब हर कार्ड के अंदर मुझे करना क्या है, मेरे को ऑब्जर्वेशन करनी है। तो इसी को मैं यहां से कट करके यहां पर डाल देता हूं, ये देखिए। तो 3 बार जब ये लूप चलेगा तो हर कार्ड को ये ऑब्जर्वेशन में डाल देगा। किससे, ऑब्जर्व नाम के मेथड की हेल्प से। अब तीनों में से कोई भी कार्ड जब भी व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन चल जाएगा जो हमने इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर के अंदर लगा रखा है। और इसके अंदर क्या है, जो भी कार्ड नजर आ रहा है उसको टारगेट करके उस पे क्लास लगा दो शो। अगर वो व्यू पोर्ट एरिया से बाहर निकल रहा है तो उससे क्लास हटा भी दो। तो ये मेरा काम हो चुका है यहां पर। अब मैं इसमें सीएसएस का काम कर लेता हूं। देखिए हमने कार्ड नाम की क्लास तो बना रखी है, अब मेरे को उससे थोड़ा सा एनिमेट भी करना है। उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर जो मेरा कार्ड है ये, इसको सबसे पहले तो मैं हाइड कर देता हूं। तो उसके लिए मैं इसको ओपेसिटी 0 दे रहा हूं, मतलब कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, हाइड नहीं होगा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इसके बाद मैंने यहां पर लगा दिया ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। तो ट्रांसलेट करके मैं इसको राइट साइड में थोड़ा सा सरका देता हूं, जैसे 50 पिक्सल। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक छोटा सा एनिमेशन इफेक्ट लगा के दिखा रहा हूं। और इस पे स्मूथनेस के लिए ट्रांजिशन भी ऐड कर देता हूं, सीएसएस की प्रॉपर्टी। और जो ये एनिमेशन करनी है ये 1 सेकंड तक करनी है। अब ये एनिमेशन चलेगी कब, जब कार्ड के साथ शो नाम की क्लास लगेगी। जैसे देखिए मैंने नीचे कहा है शो नाम की क्लास लग जाए, तो उसकी भी मैं सीएसएस कर लेता हूं। तो मैंने कहा जब भी कार्ड के साथ शो नाम की क्लास लगी है, दोनों में स्पेस नहीं देनी है। इसका मतलब है जहां ये दोनों क्लासेस एक साथ लगी हैं वहां पर क्या करना है, जो ओपेसिटी पहले मैंने 0 दी थी, अब उसकी वैल्यू देनी है 1, ताकि वो दिखने लग जाए, ट्रांसपेरेंट ना रहे। और उसके साथ जैसे मैंने यहां पर दिया था ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, उसको मैंने थोड़ा सा राइट साइड में कर दिया था 50 पिक्सल। अब मैं चाहता हूं वो अपनी जगह पे दोबारा आ जाए, तो यहां पर लिख दिया 0 पिक्सल। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यही सेम फाइल मैं अपने ब्राउजर में भी ओपन कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर मैं आ गया और सेम फाइल मैंने ओपन कर ली, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर API 2.html। यहां पर लिखा भी हुआ एनिमेटेड कार्ड्स। अब देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं तो यहां पर 3 डिव दिखेंगे। ये देखिए ये एनिमेट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। जैसे ही बिल्कुल नीचे आता है तो ये एनिमेट हो जाता है। देखिए मैं वापस आया व्यू पोर्ट एरिया में तो ये दोबारा से एनिमेट हुआ। अब देखिए दोबारा दिखाता हूं, ये देखिए एनिमेट हुआ। अब ये देखिए ये भी एनिमेट हुआ।
आप देख रहे हैं राइट से लेफ्ट में गया और ये देखिए दोबारा से इधर गया। मैं दोबारा आता हूं, अब ये देखिए दोबारा से एनिमेट हो क्योंकि ये दोबारा से व्यू पोर्ट एरिया में आया। तो ये कैसे हो रहा है मैं आपको दिखा भी देता हूं। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं आपको। यहाँ एलिमेंट्स में गया मैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले वाले कार्ड पे शो नाम की क्लास लग गई है। अब जैसे मैं और स्क्रॉल करूंगा तो सेकंड वाले पे भी लग जाएगी। ये देखिए सेकंड वाले पे भी शो नाम की क्लास लग गई। तो जो भी हमारा बॉक्स रेड वाला व्यू पोर्ट एरिया के अंदर नजर आएगा तो उस पे शो नाम की क्लास लगती रहेगी। अब देखिए पहला वाला व्यू पोर्ट एरिया से बाहर निकल गया, यहाँ सिर्फ कार्ड 2 ही नजर आ रहा है। तो जैसे ही वो व्यू पोर्ट से बाहर गया तो शो नाम की क्लास भी हट चुकी है, सिर्फ सेकंड और थर्ड पे नजर आ रही है। मैं थोड़ा और स्क्रॉल करता हूं तो देखिए अब सेकंड वाले से भी हट गई, सिर्फ थर्ड पे नजर आ रही है। अब जैसे ही सेकंड वाला नजर आया शो, तभी वो एनिमेट भी हो गया। ये देखिए, तो जैसे ही शो नाम की क्लास लग रही है तो वो एलिमेंट अपने आप एनिमेट हो रहा है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई की हेल्प से। ये देखिए, तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। अब इसके बाद मैं आपको थर्ड एग्जांपल दिखाता हूं। उसके अंदर हम यहां पर एक लेजी लोडिंग का, इमेज की लेजी लोडिंग का एग्जांपल देखने वाले हैं। यहां पर है क्या, मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर देखिए हमने एक हेडिंग ली है लेजी लोडिंग इमेजेस और इसके नीचे 3 इमेजेस डाली हैं। अब इन इमेज टैग के अंदर आप खास बात देखिए, तीनों पे सेम क्लास लगी हुई है लेजी। और यहां पर क्या है, सोर्स के अंदर एक ही इमेज का पाथ आ रहा है, प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर। मैं आपको एक बार ब्राउजर में दिखा भी देता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने सेम फाइल ओपन कर ली है, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर इमेज लेजी लोडिंग डॉट एचटीएमएल। अब यहां पर जैसे देखिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 3 इमेजेस नजर आएंगी, तीनों पे प्लेस होल्डर इमेज डाली हुई है। मतलब कि इमेज के लिए मैंने यहां पर एक प्लेस होल्डर इमेज ली हुई है। तो यहां पर मैं तीनों पे ना एक अलग अलग फ्लावर की इमेज दिखाना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं जब भी फर्स्ट टाइम पेज ओपन हो ना तो यही प्लेस लोडर की ही इमेज यहां पर लग जाए, मगर जैसे यूजर स्क्रॉल करता हुआ इस जगह पे आएगा तब यहां पर इमेज चेंज हो जानी चाहिए। जो एक्चुअल इमेज है तब लोड हो, पहले फर्स्ट टाइम वो लोड मत हो। ये तीनों इमेजेस फर्स्ट टाइम लोड नहीं होंगी ताकि हमारे सर्वर पे भी लोड ना पड़े और वेबसाइट भी फास्ट खुले। तो उसके लिए देखिए मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने एक अलग से डाटा एट्रीब्यूट लिया, डाटा हाइफन सोर्स करके अपना खुद का एट्रीब्यूट बनाया, जो हमारा HTML5 का फीचर भी है जिसमें हम खुद का एट्रीब्यूट बना सकते हैं। और इसके अंदर इमेज का असली पाथ दिया है, इमेजेस के अंदर स्लैश ये यहाँ पर देखिए flower2.jpg और थर्ड वाले में flower3.jpg। मगर फर्स्ट टाइम ये लोड नहीं होगी। मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं जैसे ही इमेज जो है ये व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आए तो जो डाटा सोर्स के अंदर पाथ दिया हुआ ये वाला, ये यहां से हट के सोर्स फोल्डर के अंदर आ जाए। बिल्कुल ऐसे इसमें भी हो, जब ये वाली इमेज नजर आए तो ये वाला कॉपी करके यहां पर आ जाए हमारे सोर्स के अंदर। ऐसे ही तीनों इमेजेस के अंदर करना है। तो इसके लिए मैं यहां पर इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई का ही यूज करने वाला हूं। तो ये हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं और इन तीनों इमेजेस पे देखिए, तीनों पे मैंने एक ही क्लास लगा रखी है लेजी। तो इससे मैं इसको टारगेट कर लेता हूं जैसे मैंने पिछली वाली कोड में किया। ये देखिए यहां पर तो सेम ही कोड मैं सारा कॉपी कर रहा हूं, कॉपी, और यहां पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये देखिए अब यहां पर मैंने टारगेट किससे करना है, इमेजेस को। तो उसके लिए मैं वेरिएबल बना लेता हूं इमेजेस। बहुत सारी इमेजेस हैं और सभी इमेजेस पे क्लास कौन सी लगी है, लेजी। तो यही यहां पर टारगेट कर लेता हूं लेजी क्लास को। और इसके बाद मैंने यहां पर अपना इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का कोड लिखा। इसके अंदर ये फंक्शन चलेगा जिसके अंदर एंट्रीज होती है हमारी। तो 3 एंट्रीज होंगी, पहली वाली इमेज, दूसरी वाली इमेज और थर्ड इमेज। अब तीनों इमेजेस पे मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूं जैसे ही ये व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आए तब मुझे क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा कोड करना है। ये एल्स वाला पार्ट नहीं लिखना, तो एल्स वाला तो मैं हटा ही देता हूं और इसके लिए भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूं, इसका नाम रख देता हूं img। img मतलब इमेज। इसमें सबसे पहले जोन सी अभी इमेज आई है, जिससे पहली वाली इमेज आएगी तो वही हमारे को यहाँ पर एंट्री के अंदर मिलेगी। तो उसको मैं टारगेट कर लेता हूँ। तो एंट्री डॉट हमारे को एक इसके अंदर प्रॉपर्टी मिलती है टारगेट। तो टारगेट से मैंने इसे टारगेट कर लिया, जिसके अंदर इस बॉक्स का आईडी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा मेरे को, जो भी होगा इसका यूनिक चीज। अब मैं कहता हूं जो भी इमेज है ना उसका मेरे को सोर्स चेंज करना है। तो सोर्स के अंदर मुझे डालना क्या है, मैं कहता हूं कि img जो है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है डाटा सेट। डाटा सेट देखिए, जो भी हम डाटा एट्रीब्यूट लेते हैं ये डाटा करके, इसकी वैल्यू को अगर आपने चेंज करना है या पिक करना है तो इसके लिए हमारे पास यहां पर डाटा सेट नाम से मेथड आता है। अब इसके बाद आपको बताना होता है इसका नेम क्या है। तो नेम वही होता है जो आपने डाटा हाइफन के बाद दिया होता है। तो हमने नाम दिया सोर्स src। तो मैं यहां पर ले लेता हूं src। तो ये मैंने यहां पर टारगेट कर लिया। इसे टारगेट नहीं किया, बेसिकली
जो डाटा सेट की वैल्यू थी सोर्स की, उसको कॉपी करके इसमें डाल दिया सोर्स में, तो इमेज चेंज हो गई है। तो इतना ही पहले चेक करते हैं, इसके बाद मैं आपको एक चीज और भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और इसमें एक चीज रह गई है, देखिए जो इमेजेस थी ऊपर, उसको यहाँ पर लूप चलाकर उसको भी ऑब्जर्वेशन में डालना पड़ेगा। तो एक एक इमेज के लिए मैं यहाँ पर img टैग ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, मतलब कि ये वेरिएबल है, कोई टैग नहीं है। ये देखिए, तो 3 इमेजेस के लिए लूप चलेगा। तो पहली इमेज इसमें आ जाएगी img वेरिएबल में, जिसको मैंने ऑब्जर्वेशन में डाल दिया, जिसके लिए हमारे पास मेथड आता है ऑब्जर्व। अब ये तीनों इमेजेस को ऑब्जर्व करेगा। जैसे पहली इमेज यहाँ पर व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आएगी तो हमारा ये वाला कोड चल जाएगा, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इसके सोर्स के अंदर जो डाटा सेट सोर्स नाम से हमने एक एट्रीब्यूट बनाया है, उसकी वैल्यू को कॉपी करके इमेज सोर्स के अंदर डाल देगा। मतलब कि यहाँ पर, यहाँ से उठाएगा, यहाँ पर पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, एक बार मैं इसे ब्राउजर में ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आया और जैसे ही मैंने पेज ओपन किया तो यहाँ पर इमेज चेंज हो चुकी है। अब देखिए मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर भी इमेज आ गई, अब यहाँ पर भी इमेज आ चुकी है। मैं एक बार इसे दोबारा से ऊपर जाके रिफ्रेश करता हूं, मैं आपको इसे ना अलग से टेस्ट भी करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां देखिए, जैसे ही आप इससे राइट क्लिक करके कंसोल में जाना, आपने यहां पर जाना है नेटवर्क नाम के टैब पर। ये देखिए, मैं इसे दोबारा से रिफ्रेश करता हूं तो देखिए जो नेटवर्क टैब होता है ये आपको बताता है कि आपकी कौन कौन सी फाइल्स यहां पर लोड हो रही हैं। तो अभी यहां पर काफी सारी फाइल्स लोड हो रही हैं क्योंकि मैंने लाइव सर्वर के साथ ये फाइल ओपन की है। एक बार मैं इसे विदाउट लाइव सर्वर के ओपन करता हूं, फिर आपको चेक कराता हूं। तो यहां पर देखिए, मैंने यहां पर विदाउट लाइव सर्वर के फाइल ओपन करी है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पर बहुत सारी फाइल्स वरना रन होने लग जाती हैं। अब मैं आपको नेटवर्क टैब दोबारा से ओपन करके दिखाता हूं। तो देखिए, एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए यहां पर सिर्फ 2 ही फाइल्स लोड हो रही हैं फर्स्ट टाइम। एक तो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर की HTML लोड हुई है, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज भी आ रहा है 1.1 KB। उसी के साथ प्लेस होल्डर इमेज भी लोड हो चुकी है, वो भी ऑटोमेटिकली नीचे कहीं जाकर इमेजेस पे लग चुकी है, तो वो भी थी 230 KB की। मगर बाकी की फ्लावर वाली इमेज लोड नहीं हुई है। ये कब लोड होंगी? जब मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके उस पॉइंट तक पहुंचूंगा। तो देखिए मैं नीचे जाता हूं, ये देखिए यहां पर जैसी वो इमेज नजर आई तो यहां पर इमेज भी लोड हो चुकी है, जो पहले लोड नहीं हुई थी। इससे क्या हुआ, सर्वर पे भी लोड नहीं पड़ा और हमारी वेबसाइट भी फास्ट खुल गई। जिस इमेज की जरूरत जब होगी तभी इमेज लोड होगी। अब मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूं तो देखिए दूसरी इमेज भी लोड हो चुकी है, क्योंकि वो यहां पर नजर आ रही है। मैं एक थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूं तो देखिए फ्लावर 3 इमेज भी यहां पर लोड हो चुकी है। तो इमेज तभी लोड हो रही है जब उनकी जरूरत है, वरना वो लोड नहीं होंगी। अब यहां पर मैं आपको एक नई चीज बताता हूं। देखिए जब जब ये इमेजेस जो है हमारे व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आएंगी, ये बार बार सर्वर से इस इमेज को लोड करेंगी, तो वो भी एक अननेसेसरी लोड है। तो उससे बचने के लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, जहां पर मैंने ये इमेज को यहां पर सोर्स चेंज किया है, इसी के बाद मैं इसको अनऑब्जर्व भी कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं इसी ऑब्जर्वर का यूज करता हूं और मैं कह रहा हूं कि इसमें से अनऑब्जर्व कर दो किस वाली इमेज को, जोन सी इमेज अभी नजर आ रही है। देखिए पहले जोन सी पहली वाली इमेज नजर आई तो हमने उसका सोर्स चेंज कर दिया, अब उसका सोर्स चेंज हो चुका है, उसमें फ्लावर की इमेज लग चुकी है। तो अब मैं दोबारा नहीं चाहता कि इसको दोबारा से ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि इमेज एक बार चेंज हो चुकी है। तो उसके लिए इसी वाली इमेज को अनऑब्जर्व करना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया अनऑब्जर्व करो इस वाली इमेज को, जो टारगेट में हमारे को मिली थी। तो ये दोबारा से ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो इससे क्या दोबारा दोबारा सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाती है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं एक बार आकर यहां पर दोबारा से रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए फर्स्ट टाइम सिर्फ 2 ही फाइल लोड हो रही हैं, प्लेस होल्डर की और ये HTML। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहां पर देखिए दूसरी इमेज लोड होगी, मतलब कि पहली वाली इमेज। फिर मैं यहां पर आया, फ्लावर 2 भी लोड होगी और यहां पर फ्लावर 3 भी। अब मैं चाहे ऊपर जाऊं चाहे नीचे जाऊं, बार बार ऑब्जर्वेशन नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने उसको एक बार शो करने के बाद इमेज को अनऑब्जर्व कर दिया। तो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब इसमें मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर होता है, इसके अंदर पहली तो आता है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन। तो ये तो वो कॉल बैक फंक्शन है कि हमें काम क्या करना है। जब हमारा ये एलिमेंट नजर आएगा तब हमें क्या काम करना है। हमें इसको बता दिया कि यहां से डाटा सेट में से, सोर्स में से इमेज सोर्स की फाइल को यहां पर कॉपी करना है। तो ये हमने पहले कर लिया। अब इसमें कुछ ऑप्शंस भी आती हैं जो हम यहां पर देते हैं। कोमा देके यहां पर करली ब्रेसेस ले लेता हूं। ये देखिए यहां पर आती है हमारे पास ऑप्शंस। तो पहले देखते हैं ऑप्शंस है कौन कौन सी। तो यहां पर अभी तक हमने देखा कि जो हमारा ये ब्राउजर होता है, इसका जो व्यू पोर्ट एरिया होता है
अगर हम उसके अंदर किसी एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं कि जैसे ये रेड बॉक्स है, जब भी इसके अंदर आए तो इसके लिए हम कोड करते हैं न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर की हेल्प से। इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, कॉल बैक फंक्शन और ऑप्शन। कॉल बैक फंक्शन के बारे में हमने देख लिया। अब इसके बाद आती है ऑप्शंस की बारी कि हमारे को इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती है। तो इसके अंदर हमारे को 3 ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहली होती है रूट, फिर होती है रूट मार्जिन, फिर होती है थ्रेशोल्ड। इन तीनों का अपना अपना यूज है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रूट मार्जिन। देखिए रूट मार्जिन क्या है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है रूट मार्जिन की 0। उसका मतलब क्या है, जैसे ये रेड बॉक्स बिल्कुल यहां पर हो जाएगा, मतलब कि ये जो व्यू पोर्ट एरिया और रेड बॉक्स का जो टॉप है, इनके बीच में जो गैप है वो 0 पिक्सल रह जाएगा, तब ये बॉक्स एनिमेट होगा। जो भी हमने इसमें काम बोला होगा वो तब चलेगा। मगर अगर मैंने इसकी वैल्यू दे दी 100, तो इसका मतलब है अगर कभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा होगा यूजर, स्क्रॉल बार में जब भी ये व्यू पोर्ट का जो एंड है और जो हमारा ये रेड बॉक्स है, इसके बीच का जो गैप है 100 पिक्सल रह जाएगा जब, तभी ये बॉक्स एनिमेट होने लग जाएगा। मतलब कि व्यू पोर्ट में आने से पहले ही हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। बेसिकली हम इसका यूज एनिमेशन में नहीं करते हैं, रूट मार्जिन का यूज हम इसका यूज करते हैं इमेजेस को लोड करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको लेजी लोडिंग का एग्जांपल बताया, तो कई बार हैवी इमेजेस होती हैं, तो हम चाहते हैं जब तक वो व्यू पोर्ट एरिया में नजर आने से थोड़ी सी पहले ही, मतलब कि कुछ टाइम पहले ही वो लोड हो जाए बैकग्राउंड में। तो उसके लिए हम यहाँ पर रूट मार्जिन का यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को हम नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। इसका मतलब है जैसे अगर हमने -100 कर दिया, तो मतलब कि जब ये बॉक्स बिल्कुल अंदर तक 100 पिक्सल में आ जाएगा, तब यहाँ पर एनिमेट होना शुरू होगा। तो ये भी इसका एक यूज होता है। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, थ्रेशोल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये भी कुछ कुछ रूट मार्जिन की तरह ही काम करती है। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब होता है कि ये बॉक्स आपके व्यू पोर्ट एरिया में कितना अंदर तक आ जाए तब एनिमेशन शुरू हो। देखिए बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, तो बिल्कुल जैसे ये ऊपर टच करेगा व्यू पोर्ट एरिया को, तभी एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। मगर हम इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम 0 से लेकर 1 तक वैल्यू दे सकते हैं। 1 का मतलब है 100%, मतलब कि पूरा बॉक्स जब अंदर आ जाए तब एनिमेट करना है। और 0 का मतलब है जब बिल्कुल एंट्रेंस पे, तभी एनिमेशन शुरू हो जानी चाहिए। हम इसकी वैल्यू को 20%, 30% ऐसा भी दे सकते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मान लेते यही वाला आपका बॉक्स जो है रेड कलर का, इसको मैं इस तरह बड़ा करके दिखा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि अगर ये आपका बॉक्स इतना लगभग 20% जब व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आ चुका है, तब एनिमेशन करनी है। तो अब आप थ्रेशोल्ड की वैल्यू यहां पर देंगे 0.2। 0.2 का मतलब है 20%। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये बॉक्स आधा अंदर आ जाए, मतलब कि 50% अंदर आ चुका हो, तब एनिमेशन शुरू हो इस बॉक्स में, तब आप थ्रेशोल्ड की वैल्यू देंगे 0.5। इस तरह से आप इसकी 80%, 90% या सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। 1 का मतलब है जब ये पूरा बॉक्स 100% अंदर आ जाए तब एनिमेशन शुरू हो। अगर थोड़ा सा भी बाहर है तब भी एनिमेशन नहीं करनी है। तो ये होता है थ्रेशोल्ड का मतलब। इसके बाद अब हमारे पास बारी आती है लास्ट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है रूट। रूट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल। नल का मतलब है पूरे डॉक्यूमेंट पे ही ऑब्जर्वेशन करनी है। आपने जिस भी एलिमेंट को बोला, जैसे रेड बॉक्स को, तो ये पूरे पेज में चेक करेगा इस नाम का बॉक्स को। तो जब भी ये बॉक्स नजर आएगा व्यू पोर्ट एरिया के अंदर, तभी वो एनिमेशन जो भी हमने यहां पर बोला होगा कॉल बैक के अंदर, वो काम करने लगेगा। मगर हम इसको स्पेसिफिक किसी डिव के अंदर भी टारगेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए यहां पर हम लिखेंगे रूट, और जैसे मान लेते हैं हमारे पास हमारी एचटीएमएल के अंदर कोई डिव है जिस पे आईडी लगा हुआ स्क्रॉल एरिया, तो हम इसे टारगेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश स्क्रॉल एरिया। तो इस डिव के अंदर ये बॉक्स आ रहा है, तो ऑब्जर्वेशन कब करना शुरू करेगा, जब ये बॉक्स नजर आएगा, ना कि पूरे डॉक्यूमेंट पे। हो सकता है ये बॉक्स कई सारे हों, एक ही पेज पे 3-4 बॉक्सेस हों, मगर जो बॉक्स इस डिव के अंदर आ रहा होगा, सिर्फ उसी पे ही इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर काम करेगी। तो ये होता है रूट का मतलब। तो ये अब इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने अपनी वही फाइल ओपन कर ली है। अब देखिए यहां पर जो इमेज है ना, बिल्कुल नीचे लगती है, उसी टाइम पे दिखने लग जाती है। ये देखिए मैं चाहता हूं जब ये 50% अंदर आ जाए ना, तब ये इमेज चेंज हो। तो उसके लिए मैं यहां पर थ्रेशोल्ड यूज करूंगा। देखिए ये हमारा फंक्शन है, पहला वाला, पहला पैरामीटर तो फंक्शन होता है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहां पर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास पहली ऑप्शन आती है थ्रेशोल्ड। तो मैंने कहा जो ये एलिमेंट है, जो भी हमारी इमेज है, जब वो 50% अंदर आ जाए तब चेंज हो। उसके लिए मैं लिखता हूं 0.5। ये देखिए, तो यहां पर मैंने पहली प्रॉपर्टी का यूज किया, फाइल को सेव किया। मैं ऊपर जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए सिर्फ 2 ही चीजें लोड हो रही हैं, आप नेटवर्क टैब में दे सकते हैं। मगर जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा, आप देखिए, ये देखिए ग्रे कलर का नजर आ रहा है आपको। जैसे ही 50% अंदर आई तभी चेंज हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूं सेकंड वाली। अब ये देखिए
ग्रे डब्बा आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि जैसे ही 50% अंदर आएगा तब इमेज चेंज होगी। ये देखिए अब चेंज होगी। मैं थर्ड वाली भी दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ये पूरी 50% अंदर नहीं आया बॉक्स। जैसे ही मैं थोड़ा और स्क्रॉल करूंगा तब इमेज चेंज हो रही है। मैं इसकी वैल्यू को और चेंज करके दिखाता हूं। मैं इसको कर देता हूं 0.8, मतलब कि 80% जब इमेज अंदर आ जाएगी तब इमेज चेंज होगी। तो मैं ऊपर क्या रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए सिर्फ 2 ही चीजें लोड हो रही हैं, मगर जब मैं नीचे जाऊंगा तो देखिए ये इमेज लोड होगी। अब ये देखिए काफी सारी इमेज, ये आपको ग्रे बॉक्स पूरा दिख रहा होगा, मगर जब ये 80% अंदर आ जाएगा तब इमेज लोड होगी। ये देखिए, तो इस तरह थ्रेशहोल्ड तब काम करता है जितना पार्ट आपने उस एलिमेंट का बोला अंदर आ जाएगा व्यू पोर्ट एरिया के अंदर, तब यहां पर कुछ करना है। आप ये चीज एनिमेशन पे भी लगा सकते हैं, इमेज लोडिंग पे, लेजी लोडिंग पे, कई जगह कर सकते हैं इसका यूज। इसी के साथ हमारे पास, इसको मैं बंद करता हूं, इसके साथ जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका नाम है रूट मार्जिन। ये देखिए, तो यहां पर मैं जैसे एक वैल्यू देता हूं 200 पिक्सल। अब इसका मतलब है जब इमेज व्यू पोर्ट एरिया से 200 पिक्सल दूर होगी, सिर्फ 200 पिक्सल का गैप बचेगा दोनों के बीच में, तभी इमेज लोड हो जाएगी। तो इमेज बहुत पहले लोड हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर गया, रिफ्रेश करता हूं। अभी देखिए सिर्फ 2 ही चीजें लोड हो रही हैं, फ्लावर 1 2 3 लोड नहीं हो रही हैं। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूं, देखिए बहुत पहले ही लोड होगी, क्योंकि अभी ये 200 पिक्सल दूर है उससे। ये देखिए यहां पर मैं आया, अब इमेज दिख रही है। अब देखिए जैसे ही मैं इमेज 1 पे ही था तभी 2 भी लोड होगी, क्योंकि दोनों के बीच में भी 200 पिक्सल का ही गैप है। ये देखिए, अब जैसे ही 2 नजर आई, मैं इसको थोड़ा और स्क्रॉल करता हूं तो देखिए 3 भी लोड होगी, जबकि 3 काफी नीचे है। तो इस तरह से हमने यहां पर लगा दिया कि जब व्यू पोर्ट एरिया और इमेज के बीच में 200 पिक्सल का गैप बचेगा तभी इमेज को लोड कर देना है। तो ये जरूरी नहीं इमेज के लिए, आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी आपने इसके अंदर काम बोला है, ये सिर्फ तभी चलेगा जब आपका एलिमेंट और व्यू पोर्ट के बीच में 200 पिक्सल का गैप बचेगा। तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। इसके साथ यहां पर मैंने आपको बता दिया कि एक हमारे पास पैरामीटर और होता है, मतलब कि ऑप्शन, जिसका नाम होता है रूट। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम नल ही रखते हैं, जिसका मतलब होता है पूरे डॉक्यूमेंट पे ऑब्जर्वेशन लगानी है। अगर आप किसी डिप पर लगाना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूं, यहाँ पर कमेंट कर रहा हूं, सिर्फ थ्रेशहोल्ड की वैल्यू यहां पर कर देता हूं जैसे 0.5 और इसको इनेबल कर देता हूं। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं जो है वीडियो का। यहां पर आप देख सकते हैं, अब यहां पर एक वीडियो टैग है। अब मैं चाहता हूं कि जब ये वीडियो टैग पूरा व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आ जाए तब ये अपने आप प्ले होने लग जाए, और जैसे ही व्यू पोर्ट एरिया से निकले उसी टाइम पे ये वीडियो पॉज हो जानी चाहिए, मतलब कि रुक जानी चाहिए। उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर भी स्क्रिप्ट टैग लेता हूं और इसके अंदर भी कुछ इस तरीके का कोड करना है। तो यहीं से मैं सारा कोड कॉपी कर लेता हूं। ये कॉपी किया और यहां पर आकर इसे पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमने यहां पर वीडियो टैग को टारगेट करना है। तो यहां पर मैं क्वेरी सिलेक्टर के अंदर यहां पर ऑल नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही टैग है और इसका टैग का नाम है वीडियो टैग। तो वीडियो टैग को मैंने टारगेट कर लिया और यहां पर भी वीडियो लिख देता हूं। ये देखिए, पहले मैंने टारगेट कर लिया वीडियो को, ताकि इतना बड़ा बार बार कोड ना लिखना पड़े, सिर्फ वीडियो से ही काम बन जाएगा। अब इसके अंदर आकर मैंने इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को रन किया और इसके अंदर आपको मालूम है सबसे पहले आता है लूप। तो ये फंक्शन मेरा चला और इसके अंदर हमने लूप चलाया एंट्रीज का। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो ये फंक्शन है इसके अंदर मैं लूप नहीं चला रहा हूँ। अगर आप लूप चलाना चाहें तो चला भी सकते हैं, वैसे चला ही रखते हैं ताकि हमारा कोड आपको समझ भी आ जाएगा। मैं सारे अंदर के कोड को हटा देता हूँ एक बार, फिर आपको समझाता हूँ। और यहाँ पर थ्रेशहोल्ड की वैल्यू भी 0.5 रखता हूँ, मतलब कि जब आधा वीडियो टैग अंदर आ जाएगा तब प्ले होएगी वीडियो। अब मैं इसके अंदर कहता हूं जब ये वीडियो दिखने लग जाए, तो हमें किससे पता लगेगा, इस इंटरसेक्टिंग से। इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी जब भी हमारी वीडियो अंदर आएगी। अब वीडियो के लिए भी मैं नीचे थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूं। एक ही वीडियो है तो बहुत सारी वीडियो नहीं है, तो इसलिए लूप को हटा देता हूं और यहां पर कहता हूं कि ऑब्जर्व तो करना है किसको, वीडियो टैग को। तो यहां पर मैंने लिख दिया वीडियो, जो हमारा टैग है, जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया था वीडियो, उसको ये ऑब्जर्व करेगा। अब ऑब्जर्व करके करना क्या है, जब ये नजर आएगी तब क्या करना है, तब इसको प्ले करना है। तो मैं लिखता हूं वीडियो को प्ले कर दो। तो प्ले नाम से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में मेथड आता है, ये देखिए। तो यहां पर ये प्ले हो जाएगी और जब ये व्यू पोर्ट से हटेगी तब मुझे क्या करना है, यहां पर वीडियो को पॉज करना है। तो यहां पर लिख दिया पॉज, ये देखिए। तो एक बार प्ले कर दिया, एक बार पॉज। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यहां पर मैं आपको एक बार दिखाता हूं इसे, ये देखिए। अब यहां पर ये हमारी हेडिंग आ रही है, प्ले पॉज वीडियो। अब काफी नीचे वीडियो है। अब देखिए मैं स्क्रॉल करता हूं, तो जैसे ही मैं इसके अंदर आया, देखिए वीडियो चलने लग गई, चल रही है। अब जैसे ही मैं व्यू पोर्ट एरिया से जाऊंगा तो वीडियो भी पॉज होगी।
मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं ऊपर फिर गया, देखिए वहीं से चली जहां पर हमने छोड़ा था। मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, वहीं पर पॉज हो गई होगी। अब मैं वापस जाता हूँ तो देखिए वहीं से चल पड़ी। तो जैसे ही हम व्यू पोर्ट एरिया के अंदर आ रहे हैं तो ये दोबारा से प्ले होने लग जाती है, और जैसे ही हम व्यू पोर्ट एरिया से हटते हैं तो ये भी पॉज हो जाती है। तो ये भी इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि कैसे हम इसे इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा इन तीनों एग्जांपल से कि कैसे कैसे हम इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को यूज कर सकते हैं। ये जितना भी मैंने कोड किया इस वीडियो के अंदर, ये सारा कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।